दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करने वाले ज्यादातर युवा बिहार के लड़के हैं, जो वहाँ बैग ढोता है, ट्रॉली ढोता है, वहाँ बाथरूम में साफ सफाई करता है। जितने लोगों से मिलता हूँ मैं, इतने जगह घूमता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा दिल्ली एयरपोर्ट पर जितने लड़के मुझे मिलते हैं वो कहते हैं भैया सुबह शाम आपका वीडियो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि 25 होगा तो घर जाएंगे, इंतजार कर रहे हैं कि एक बार। समाज में एक तरीके से इस बात की स्वीकार्यता हो गई है कि जो हमारा बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, तो वो बाहर नौकरी करने जाएगा, और लोगों ने उसको अपने जीवन की सच्चाई मान ली है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा होते हुए भी ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। पलायन के अन्य पहलू क्या है? सिर्फ लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, यहाँ से पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जा रहे हैं, और इसके साथ साथ बिहार से बहुत बड़ा पूंजी का पलायन हो रहा है। यहाँ पर जो लोग बचत करते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, आपको माइग्रेशन या डिस्ट्रेस जो पॉवर्टी दिखती है, उसका एक कारण है कि हर पहलू से पलायन है। बुद्धि का पलायन है, शरीर का पलायन है, पूंजी का पलायन है। तो यहाँ पर जो बच गया, बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना बुद्धि है, ना पूंजी है, ना शारीरिक श्रम की ताकत है। आप बूढ़े हो गए तो आप बिहार में हैं। अगर शारीरिक श्रम करने की आपकी क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पढ़ाई की क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पैसा है बिजनेस व्यापार करने के लिए तो आप बाहर गए हैं। तो बिहार में बचा कौन? मेजॉरिटी वो लोग बचे हैं जो पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्था पर डिपेंडेंट हैं। पूरे दुनिया में अगर आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार किन देशों में सबसे कम है और उन देशों ने भ्रष्टाचार को कैसे रोका है। दुनिया में सबसे ईमानदार समझे जाने वाले जो देश हैं वो हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। वहां पर सबसे कम भ्रष्टाचार है। उन देशों में भ्रष्टाचार को कैसे रोका गया? उन्होंने 4 चीज किए। पहला, ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना चाहिए। अगर आप गलत आदमी को चुनेंगे, आप चोर को, बदमाश को, डकैत को अगर आप चुन कर लाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर वो चोरी तो करेगा ही करेगा। अच्छे जनप्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। सत्ता और संसाधन दोनों का इतना केंद्रीकरण कर दिया गया है कि 5 ही आदमी पटना से बैठ के निर्णय लेता है कौन योजना बननी है, कौन योजना रुकनी है, कहां पैसा जाना है, कहां पैसा नहीं जाना है। इसीलिए आप हर जगह सुनते हैं भैया बिहार में बड़ा अफसरशाही है। तीसरा, जन भागीदारी। जनता को यह मालूम ही नहीं है कि उनका अधिकार क्या है, उनके लिए कौन सी योजना चल रही है, उनको क्या उससे लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। पटना में कोई अफसर बैठ के ये तो नहीं बता सकता है कि हाया घाट के किस गांव के किस टोले में सड़क अच्छी बनी या खराब बनी। जहां बन भी रहा है उसका क्वालिटी खराब है। लेकिन अगर आपके घर के सामने सड़क बन रही है और आपको ये मालूम है कि इसका ये मापदंड है, इस आदमी को बनाना है, तो हर आदमी जगह या न जगह कम से कम जागरूक जनता जो है वो खड़ा होकर पूछेगी कि भाई ये क्यों इस तरह से बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है। और चौथा, बड़े पैमाने पर तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। जैसे बिहार में मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। यहां पर नल जल योजना में हुए भ्रष्टाचार की चर्चा घर घर में है, हर आदमी बात कर रहा है। नल जल योजना को बनाते समय जो ये इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर योजना को बनाते समय उसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया होता, स्मार्ट मीटर लगा दिया गया होता, तो पटना से बैठकर आप ये देख पाते कि कब मोटर ऑन हुआ, कितना पानी डिस्चार्ज हुआ, कितना पानी लोगों को मिला और कितना पानी बर्बाद हुआ। अगर आपने उस तकनीक का उपयोग किया होता तो आपको गांव-गांव में पूछने की जरूरत नहीं थी कि योजना चल रही है कि नहीं। पटना में बैठा हुआ एक कंट्रोल रूम बता सकता था कि आज कितने नल जल योजना में सुबह में 8 बजे मोटर चालू हुआ, कितने जगह मोटर चालू नहीं हुआ, कितने जगह पानी कितना डिस्चार्ज हुआ। इन 4 चीजों के समावेश से भ्रष्टाचार पर बहुत बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया जाए। खत्म नहीं होगा, खत्म बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये आप मान लीजिए। ये जो कहता है वो झूठ बोलता है। लेकिन इन 4 चीज को अगर किया जाए, जनता ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव करे, जो लोग सत्ता में आए वो सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण करे, बड़े पैमाने पर जनता को सरकार के निर्णयों में, योजनाओं के बनाने और क्रियान्वयन में शामिल किया जाए और तकनीक का उपयोग हर स्तर पर किया जाए, तो बिहार में भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है।